नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, आज के सेशन में मैं महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। जी हां, महामैराथन वीडियो जो आपकी हिंदी पेडागोजी पर है। और आज के इस सेशन में हिंदी पेडागोजी का हिंदी शिक्षण शास्त्र को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो जो साथी पहली बार हमारे वीडियो पर हैं, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, वो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं भाई। हिंदी शिक्षण शास्त्र से शुरुआती हमारी ये टॉपिक है भाषा। भाषा जिसको लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा क्या है, हम भाषा का उपयोग करते क्यों हैं, भाषा हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो देखो भाई, भाषा करता क्या है, संवाद और संप्रेषण का एक माध्यम है ना। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो किसी न किसी रूप में हम उनसे बात करते हैं, चाहे वो बातचीत का माध्यम संकेत हो, चाहे वो बातचीत का माध्यम बोल के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से हो। ठीक है, किसी न किसी रूप में हम अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उस साथी तक, सामने वाले साथी तक शेयर करते हैं, और उसी को शेयर करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। तो भाषा क्या करता है, विचारों को समझने में मदद करता है। ठीक है, भाषा के अनेक रूप होते हैं। बात करें हम इनके अलग अलग पॉइंट पर, तो आप सभी जान रहे हैं, विचारों को आदान प्रदान करने के साधन के रूप में भी हम भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे मन में, अंतर मन में क्या चल रहा है, यदि मैं सामने वालों को बताना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे भाषा का उपयोग करना होगा, है ना। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करना। देखो, आप सामाजिक जीवन में, समाज में यदि आप एक अच्छा छाप छोड़ना चाहते हैं तो भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी सहायक है। भाई, आप जिस स्कूल या जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हो तो वहां पर आपको कम्युनिकेट करना होता है, पढ़ना होता है लैंग्वेज में ही, है ना भाई। सामने वाले टीचर आपको पढ़ाएगा अपनी भाषा में, तब आप उसको क्या कर पाते हो, समझ पाते हो, है ना। तो भाषा क्या करता है, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। अर्थात ये जो लैंग्वेज है उससे अब साहित्य, कला, कोई भी कला सीखते हो, कोई भी संस्कृति का ज्ञान जब आपको होता है, सभ्यता का ज्ञान आपको होता है, तो वो भाषा के माध्यम से ही होता है। देखो, लिपि भाषा का लिखित रूप है। देखो, भाषा जिसको हम बोल के व्यक्त करते हैं, और लिपि तो भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। याद रखना, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहा जाता है, और भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ठीक है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं है। अब किसी भी लिपि से तात्पर्य क्या है, जैसे हिंदी की लिपि तो देवनागरी है ना, लेकिन मैं अपने विचारों को मान लो व्यक्त करना चाहता हूं, उसको लिखकर व्यक्त करना चाहिए। जैसे मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खाता हूं, आप इसको एक तो हम मैं खाना देवनागरी के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं, खाता हूं, है ना भाई। इसको ही देखो, मैं MAI, मैं KHANAKHATA खाता हूं, ये भी लिख सकते हो। ये तो देवनागरी लिपि नहीं हुआ ना भाई। तो भाषा का यही पॉइंट कहता है कि भाषा और लिपि के बीच में कोई संबंध नहीं है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, बात करें आगे हम भाषा के भेद की। तो देखो, जब बात आती है भाषा के भेद की साथियों, तो भाषा के 3 भेद किए गए हैं। और ये कौन कौन से 3 भेद हैं, तो सबसे पहले है लिखित भाषा, दूसरा आता है मौखिक भाषा, और तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, लिखित भाषा अर्थात जिन भावनाओं को, विचारों को हम लिखित रूप में प्रकट करें वो लिखित भाषा है। मौखिक रूप में अर्थात बोलकर, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके जब हम प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा है। और जब इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से जब हम अपनी भावनाओं को प्रकट करें तो वो सांकेतिक भाषा है। ठीक है, तो भाषा के 3 रूप है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना।
और लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्यों? मौखिक भाषा को तो आप बदल सकते हो, लिखित भाषा को एक बार लिख दिया उसको नहीं बदला जा सकता है ना, उसको काटना पड़ता है। ठीक है, समझ गए भाषा। अब इसी में आता है भाषा अर्जन और भाषा सीखना। तो अर्जन और सीखना, देखो भाई इंग्लिश पेडागोजी भी वही है जो हिंदी पेडागोजी है ना, तो भाषा अर्जन और भाषा सीखना ये दो चीजें आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाषा अर्जन की। भाषा अर्जन है क्या चीज? देखो, अर्जित करना और सीखना ये दोनों चीजें अलग अलग है ना, याद रखना। तो प्रायः आप जानते हैं कि मनुष्य में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है और भाषा को वो अर्जित भी करता है। ठीक है, सीखने की क्षमता तो जन्मजात है, लेकिन वह अपने परिवेश से वो उसको क्या करता है? अर्जित करता है। और भाषा को सहज रूप से वो क्या करता है? सीख जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे मान लो यहां मुझे इंग्लिश भाषा सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? इंग्लिश को रटना होगा, उनके नियमों को रटना होगा, उनके फार्मूला को रटना होगा, एक टीचर की जरूरत होगी, स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लास की जरूरत होगी, बहुत सारे है ना, बहुत सारे चीजों की जरूरत होगी। क्यों? भाषा अंग्रेजी को हम सीख रहे हैं, मतलब उसको हम सीख रहे हैं। लेकिन यहां अर्जन से तात्पर्य वह भाषा जिसके लिए ना तो कोई ग्रामर की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार की नियमों को जरूरत है, ना ही कोई टीचर की जरूरत होती है। कहने का तात्पर्य है भाई बिना किसी टीचर की मदद से, बिना ग्रामर नियम के हम माहौल से सीख जाते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे एक बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार में माता पिता बात कर रहे हैं, दादा दादी बात कर रहे हैं, उन्हीं के बातों को सुनकर बच्चा भाषा सीख जाता है। क्या उन्होंने ग्रामर सीखा? क्या उन्होंने रूल्स सीखा? नहीं। फिर भी बच्चा क्या है? भाषा सीख गया। तो बिना किसी की मदद के स्वतः जो सीखने वाले जो भाषा है, सहज रूप में जो भाषा सीखना ही भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा जो अर्जन है ना, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वतः स्वाभाविक रूप से इसको सीख जाते हैं। वातावरण का विशेष प्रभाव, मैंने कहा एक छोटा सा 1 साल का बच्चा है, अपने बेड में लेटे लेटे देख रहा है मम्मी पापा कैसे बात कर रहे हैं, दादा दादी भैया सभी कैसे बात कर रहे हैं, तो वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ रहा है और वह सहज रूप से भाषा सीख जा रही है। अचेतन, देखो इसमें अचेतन मन में यह भाषा सीख जाता है, बिल्कुल घूमते फिरते सुनते सुनाते भाषा सीख रहा है। इसके लिए दिमाग में, चेतना में रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना भाषा को। जैसे हिंदी छत्तीसगढ़ी, जैसे हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, काबर की हमन छत्तीसगढ़ में रहथन है ना भाई। हमन लग कोई एक ग्रामर रूल, ग्रामर के नियम पता नहीं रही से, तब हमन भाषा बोल लेथन है ना। और अर्जन का संबंध हमेशा मातृभाषा से ज्यादा होता है, याद रखना इस बात को। जो भाषा अर्जन है उसका संबंध मातृभाषा से होता है, और मातृभाषा हिंदी। और जब क्वेश्चन अगर आ जाए कि प्रथम भाषा लैंग्वेज 1 तो हिंदी आता है, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश को माना जाता है। ठीक है, याद रखना। यह अनौपचारिक क्रिया है, बिना किसी शिक्षक की आप भाषा को अर्जित कर लेते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें भाषा अर्जन किस वजह से होता है? तो देखो, अब भाषा अर्जन कैसे होता है? तो जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा जन्म लेगा तो किसी न किसी परिवार में वो जन्म लेगा ही, है ना भाई। अब उस परिवार में उनके दादा दादी माता पिता सबसे वो सुन रहा है, और सुन करके वो भाषा को अर्जित कर लेता है। इस तरह से उनमें भाषा का अर्जन होता है। देखो, अब यहां एक शब्द बार बार आ रहा है, वो है मातृभाषा। आखिर ये मातृभाषा क्या है? तो वह भाषा
जो कि व्यक्ति के लिए पहली भाषा होती है। अर्थात जिस भाषा को बच्चा घर में अपने माता पिता से सुनकर, दादा दादी से सुनकर सीखते हैं, सबसे पहले जो सीखी जाने वाली भाषा है उसी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये एक स्वाभाविक भाषा होती है मातृभाषा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं भाषा अधिगम की। कहने का देखो, अभी हमने कहा भाषा इक्विजिशन, अब हम देखते हैं भाषा लर्निंग की, अधिगम की। तो भाषा में भाषा को अधिगम करने की आवश्यकता आखिर क्यों आती है? तो साथियों, अंग्रेजी भाषा को हम सुनकर तो नहीं सीखे, है ना। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए चेतन मन की आवश्यकता होती है। अब चेतन मन से तात्पर्य है, इसके लिए एक नियम होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये चेतन रूप में एक नियम से सीखी जाती है। इसके लिए रूल्स रेगुलेशन, किताबें होते हैं, कौशल होते हैं, शिक्षक की जरूरत पड़ती है ना। तो ये अधिगम है, अर्थात जिसमें नियमों के माध्यम से जो भाषा सीखी जाती है उसको भाषा अधिगम कहा जाता है। ठीक है, और इसी को दूसरी भाषा कहा गया है, सेकंड लैंग्वेज जिसको कहा जाता है दूसरी भाषा। ठीक है, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, यह चेतन प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, अर्थात आप रट कर दिमाग में बैठाकर इसको सीखते हो और इसके लिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो सेकंड लैंग्वेज के लिए, उतना ही आप बेहतर सीख पाते हो, है ना। इसके लिए स्किनर के अनुसार भाषा को पुनर्बलन से सीखी जाती है। ठीक है, वाइगोत्सुकी के अनुसार सामाजिक क्रिया से भाषा को सीखी जाती है, और व्याकरण के संदर्भ में व्याकरण का उपयोग करके भाषा को सीखी जाती है। क्लियर है भाई। अभी हम इसके बीच के जो अंतर पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, भाषा अर्जन और भाषा सीखना। देखो, भाषा अर्जन अचेतन मन है, स्वतः बच्चे भाषा सीख जाते हैं सुन सुनकर, जबकि भाषा अधिगम में इसमें चेतन मन में आप चेतन मन में रटते हो, एक नियम को याद रखते हो और ये नियमबद्ध है। अर्जन जो है स्वाभाविक है, स्वतः सीखते हैं, और भाषा अधिगम को याद करके नियमों पर आधारित है। अनौपचारिक है भाषा अर्जन, अर्थात इसमें शिक्षक की जरूरत नहीं होती, जबकि भाषा अधिगम में एक शिक्षक होता है। भाषा अर्जन मातृभाषा इसके अंदर आता है, और भाषा सीखना में सेकंड लैंग्वेज आता है, जिसमें अंग्रेजी हो गया या अन्य जो भी भाषा आप सीखना चाहते हो, है ना। क्लियर है भाई। आगे बात करें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। तो देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच के जो मुख्य अंतर है वातावरण का है। वातावरण अगर आपको अच्छा मिला, माहौल आपको अच्छा मिला, आप भाषा सीख सकते हो। और मातृभाषा को हमेशा एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, बच्चा एक से अधिक भाषा सीख सकता है वातावरण के उपयोग से। और लक्ष्य भाषा, जिसको टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, इसी को दूसरी भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी भी हम इसको, भाई हमारा अंग्रेजी सीखने का लक्ष्य है, तो यही टारगेट लैंग्वेज है। मदर लैंग्वेज में मातृभाषा को मदर लैंग्वेज कहा जाता है, और हमेशा हम इसको अर्जित करते हैं। जैसे सीजी हमारी मातृभाषा, वैसे हिंदी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। यहां से चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं भाषा सीखने के चरण पर। अब भाषा सीखने की जब चरण की बात आती है, तो भाषा सीखने के 5 चरण होते हैं। अब ये भाषा सीखने के 5 चरण क्या क्या है। सबसे पहले कूकना। कूकना, अब कूकना क्या है भाई, तो हल्का हल्का ऐसे करके छोटे छोटे बच्चे लोग कूकते रहते हैं ना, ये शुरुआत है बच्चों की भाषा सीखने। उसके बाद बबलाने लगते हैं, आ बा 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 बा, ऐसा करके बबलाने लगते हैं बच्चे, है ना। उसके बाद फिर 1 साल के जब बच्चा हो जाता है, ये 6 महीने, देखो 6 सप्ताह में वो कूकने लगता है, 6 माह में वो बबलाने लगता है,
और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो एक का शब्द की वो शुरुआत करता है, जैसे पापा, मम्मी, माम, है ना। एक शब्द जो है, एक एक शब्द जो है, ऐसी सिंपल सिंपल शब्द वो है शुरू करता है। उसके बाद में टेलीग्राफिक व 2 शब्द, अब 2 शब्द, 2.5 शब्द, अब 2-3 शब्द वो 1.5 से 2 साल में वो सीखने लगता है ना। फिर 2 से 4 साल में बच्चा जो है लंबा लंबा उच्चारण फिर करने लगता है। तो ये है भाषा सीखने की जो चरण है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीख जाता है, 2 साल में बच्चा 272 शब्द सीख जाता है, और एक 5 साल का बच्चा जो है पूर्ण वयस्क हो जाए रहता है ना, वो 2000 से भी अधिक शब्द का ज्ञान उसको हो जाता है। ठीक है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों पर बात करूं तो भाषा शिक्षण की अनेकों विधियां हैं। देखो, भाषा शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं, बहुत सारे विधियां हैं जो कि भाषा सिखाने के लिए उपयोग की जाती है। इनमें से एक आता है व्याकरण विधि। देखो, पहले इन विधियों की मैं एक एक करके नाम बता दूं तो व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सभी विधियां हैं जिसका उपयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है, भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। इन विधियों को हम शॉर्ट तरीके से समझेंगे तो व्याकरण विधि, तो इस विधि में क्या किया जाता है, व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है। ठीक है। जो व्याकरण विधि है, छोटे छोटे जो नियम हैं, है ना, छोटे छोटे जो नियमों के माध्यम से व्याकरण को सिखाया जाता है, और इसी के माध्यम से व्याकरणिक नियमों के माध्यम से क्या करवाया जाता है, व्याकरण विधि में अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है व्याकरण अनुवाद विधि। तो ये जो विधि है 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में ये जो है 19-20वीं शताब्दी में ये प्रचलित रही है। ठीक है। इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चे भाषा को पढ़ सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब लक्ष्य को प्राप्त मतलब LSRW, ये चारों स्किल उसके पास आ सके, लिखना, पढ़ना, बोलना, है ना। तो इसी स्किल को लाने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि जो है उपयोग किया गया। इसमें क्या किया गया, मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा को सिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है। उसके बाद में आता है साथियों प्रत्यक्ष विधि। देखो, अब ये जो प्रत्यक्ष विधि है ये क्या है, डायरेक्ट मेथड इसको कहा जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं में ये जो है प्रत्यक्ष विधि शुरू किया गया, और ये मौखिक वार्तालाप विधि भी इसमें कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे के मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना भाषा सिखाई जाती है। कहने का तात्पर्य इसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। ठीक है भाई। अब लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है, कहने का क्या तात्पर्य है, तो देखो, ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें एक टारगेट, जैसे मान लीजिए बच्चों को हमको इंग्लिश सिखाना है ना भाई, तो केवल उसको बच्चे कोशिश करे इंग्लिश में ही बोले, भले वो टूटी फूटी बोले, टूटा हुआ बोले, लेकिन वो इंग्लिश ही बोले, है ना, और धीरे धीरे वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, बस यही प्रत्यक्ष है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करें सम्मिश्रण विधि। तो देखो, इस विधि में शिक्षण की जो प्रक्रिया है व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। अब व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण से क्या तात्पर्य है भाई, तो देखो, अब जो सम्मिश्रण विधि में शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक पक्ष के रूप में देखा जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है, शिक्षक जो है भाषा शिक्षण में विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि पर जो है चयन कर सकता है। ठीक है। अर्थात इसमें कई सारे विधियों के मिश्रण, इसीलिए इसको सम्मिश्रण विधि कहा जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं और उसी मेथड्स को विधियों के उपयोग कर, अर्थात बहुत सारे विधियों का उपयोग कर बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है भाई।
देखो, अब संप्रेषण परक जो विधि है, तो भाई संप्रेषण नाम से स्पष्ट है ना। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, है ना, कन्वर्सेशन जिसको बोला जाता है, कम्युनिकेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाने के लिए संप्रेषण विधि का विकास हुआ। अब इस विधि में क्या किया जाता है, स्वाभाविक रूप से संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। अर्थात अब मान लो अंग्रेजी भाषा सीखना है और ऐसा माहौल बना जैसे 5 लोग हैं, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, तो पांचों लोग जो है अंग्रेजी में ही बातचीत करने की कोशिश करें, संप्रेषण करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, है ना। टूटी फूटी ही सही, जब आप धीरे धीरे आप कम्युनिकेट करते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप अधिकतर जो है सही दिशा में चले जाते हैं। तो संप्रेषण परक जो विधि है ये भी भाषा शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है आगमन विधि। और आगमन विधि और निगमन विधि की जब बात करते हैं ना साथियों, तो ये तो सभी विधियों के जनक हम कह सकते हैं भाई, सभी विधियों के पिता, मतलब सबसे अगर फेमस और बेस्ट मेथड की हम बात करें तो वो है आपका आगमन विधि, है ना। सभी विषयों में ये आगमन विधि चलता है। तो अब इंडक्टिव मेथड है क्या भाई, तो इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण मतलब बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद जब बच्चे भिन्न भिन्न उदाहरण को जान ले तब लास्ट में उसको नियम बताया जाता है। ये आगमन विधि का प्रक्रिया है। विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात कहने का मतलब जो बच्चा जानता है, जिसके बारे में बच्चा जानता है, तो ज्ञात चीज को उसके सामने रखते हैं और उसी के माध्यम से, जैसे बच्चे को मैंने मान ले गणित में मुझे बच्चों को वृत्त सिखाना है, बच्चे को डायरेक्ट वृत्त नहीं बताएंगे, सबसे पहले वृत्त जैसी आकृति, ज्ञात चीजें जो बच्चे उसके बारे में जानते हैं, जैसे गेंद हो गया, है ना भाई, बहुत सारे फल हो गए जो कि गोल गोल होते हैं। तो इन चीजों से हम बच्चों को अज्ञात की ओर लेके चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ें, आगे और देखो, पहले संज्ञा के उदाहरण। अब देखो जब बात आती है भाषा शिक्षण की तो पहले आप संज्ञा के उदाहरण दो, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पुस्तक, कलम, पेन, इसका आप उदाहरण दो। और जब बच्चे इसके उदाहरण को समझ जाएं तब आप बात करो, वहां पर बताओ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। बाद में ना बच्चों को जब आप पहले उदाहरण दे देते हो, बच्चा जब उदाहरण को समझ जाता है और जब बच्चा उदाहरण समझ जाएगा उसके बाद आप बच्चों को फिर नियमों को बताओ कि ये संज्ञा है बेटा, संज्ञा में ऐसी चीजें होती हैं, है ना। तो ये आगमन विधि में होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निगमन विधि। देखो डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। अब जो है आगमन में उदाहरण पहले लिया जाता है, ठीक विपरीत है निगमन। कहने का तात्पर्य है इसमें पहले नियम बताते हैं, ठीक है, पहले नियम बता देते हैं और उसी नियम में उदाहरणों को रख रख के दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, जस्ट उल्टा है ना आगमन विधि का, याद रखना। अब जैसे पहले परिभाषा को बता दिया गया, उसके बाद जो है उस पर हल करवाया जाता है। अभी हमने कहा आगमन विधि कैसे, पहले जो है उदाहरण बता दिए उस संज्ञा का, उसके बाद लास्ट में हम बताते हैं संज्ञा की परिभाषा। लेकिन निगमन विधि में क्या हुआ, पहले बच्चों को बोल दिया। और यही निगमन विधि तो चलता है स्कूलों में। क्या करते हो, आप स्कूल में जाते हो, बच्चों को संज्ञा पढ़ाना है, उदाहरण पहले नहीं देते, पहले क्या करते हैं बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। रट लो, 2-3 बार रटवा देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब 2-3 बार 4 बार उसको रटवा दिए, पांचों संज्ञा के जो प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दुनिया भर का जो भी है उसको आप रटवा देते हो। और रटवाने के बाद क्या करते हो, फिर आप उसी में उदाहरण को रखते जाते हो। ये है निगमन विधि, ठीक है ना। तो आगमन और निगमन क्लियर है भाई। ये भाषा शिक्षण की फेमस मेथड्स हैं, प्रमुख विधियां हैं, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है भाषा को अपने तरीके से, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जीन पियाजे जो कि अहम केंद्रित भाषा पर बात किया है। और जीन पियाजे ने क्या कहा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है, ठीक है, भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। और यहाँ अहम केंद्रित का मतलब होता है बच्चे खुद से ही बोल बोलकर बात करता है। अक्सर देखना बच्चा जब छोटा होता है, कोई भी गाड़ी मोटर से खेल रहा होता है ना, बच्चे को आप गाड़ी वो पकड़ा है, आप नहीं हो उसके पास, कोई भी नहीं है, वन एंड ओनली वो अकेला है वहां पर, तब भी वो खुद से बात कर रहा है, गाड़ी चला रहा है तो उसकी आवाज निकालता है, हट जा बो ऐसे टाइप का। क्यों? वो अहम केंद्रित से घिरा है। और ये जो 2 से 6 वर्ष की बीच की जो उम्र है, बच्चा इसी उम्र में अहम केंद्रित वाक जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इस जीन पियाजे ने भाषा को लेकर क्या कहा, तो जीन पियाजे ने कहा पहले विचार आया बाद में भाषा। याद रखना भाई, अति महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आया उसके बाद भाषा आया। उनका कहना है कि पहले मन में हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, मतलब मन में हमने विचार किया, कुछ भी क्या बोलना है भाई, पहले विचार किया, उसी के बाद में उसको भाषा के रूप में हमने बोला। ये कहता है जीन पियाजे। कहने का तात्पर्य है पहले विचार आया फिर भाषा आई, ठीक है, कि विचारों से भाषा का जन्म हुआ है, पहले विचार आया फिर भाषा आया। जीन पियाजे ने कहा। अब लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा इस संबंध में, तो देखो लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चा है परिवेश से भाषा सीखता है। भाई परिवेश से कैसे? जब वह आसपास परिवार के लोगों, समाज के लोगों से आपस में बातचीत करता है तो वो भाषा सीखता है ना। और मानव में एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र होता है जिससे कि भाषा बच्चा सीखता है ना। मतलब लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि देखो इसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को वाइगोत्स्की ने महत्व दिया है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने कहा है मानव के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक डिवाइस होता है, वही भाषा सीखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने यही चीजें कहा कि देखो पहले भाषा और विचार अलग हो। देखो वाइगोत्स्की ने क्या कहा भाई, पहले भाषा और विचार अलग होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद चूंकि लेव वाइगोत्स्की ने यंत्र की बात की है, सर्वश्रेष्ठ यंत्र कहा है, भाषा को यंत्र कहा है ना, इसने कोई अलग से यंत्र है, कोई डिवाइस है, ऐसा नहीं कहा। मतलब भाषा को मानव का यंत्र बताया है। कहने का क्या तात्पर्य है, देखो जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा और विचार अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं, ठीक है, ये वाइगोत्स्की ने कहा। याद रखना भाई। तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा का जन्म हुआ, जीन पियाजे ने कहा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा और विचार पहले अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नोम चोम्स्की। अब नोम चोम्स्की ने कहा कि भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है, ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में एक डिवाइस लगा है जिसका नाम LAD कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। और यही जो है भाषा सीखने में मदद करता है, ठीक है।
तो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और नोम चोम्स्की के भाषा पर जो विचार है उसको याद रखना है भाई, अति महत्वपूर्ण है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो भाषा कौशल, बात करते हैं लैंग्वेज स्किल पर। तो आप सभी जानते हैं भाई भाषा को सीखना है और भाषा के कौशल पर जब आप बात आती है तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। क्या क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो देखो सुनना और पढ़ना ये ग्रहात्मक कौशल है। ग्रहात्मक मतलब ग्रहण करने वाला कौशल। जैसे सुनना, मान लो आप सुन रहे हो, कोई सामने वाला प्रवचन दे रहा है या कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो। सुन रहे हो मतलब ग्रहण कर रहे हो, इसीलिए ये जो सुनना है ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है ना। और पढ़ना है, पढ़ना भी आप पढ़ रहे हो मतलब कुछ ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए सुनना और पढ़ना L और R ये ग्रहणात्मक कौशल है। अब मान लो आप बोल रहे हो तो क्या आप ग्रहण कर रहे हो? क्या आप बोल रहे हो तो कुछ ग्रहण कर रहे हो? नहीं, आप तो कुछ निर्मित कर रहे हो, कुछ अभिव्यक्त कर रहे हो, है ना। और लिख रहे हो तो भी मन की जो फीलिंग्स हैं उसको आप लिखित रूप में अभिव्यक्त कर रहे हो। तो बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है और सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक कौशल है, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे बात कर लेते हैं। हम इन्हीं चारों पर थोड़ा थोड़ा समझ बनाते हैं। सुनना सबसे पहले, तो इसमें क्या है? बच्चों को सुनने के अवसर देना है, क्योंकि बच्चा सुनकर भी भाषा सीखता है। याद रखना भाई इस बात को। आप बच्चों को सुनने का अवसर दीजिए ताकि बच्चा सुनेगा ना हो साथियों, तो वो सही सही उच्चारण करता है। भाई जैसा सुनेगा वैसा ही उच्चारण वो करता है। इसके लिए कहानी सुना सकते हैं आप कक्षा में, है ना। कविता का भी पाठ आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बोलना पर बात करूं तो कविता का पठन जब आप करवाते हो, कोई भी बातचीत करवाते हो, संवाद करवाते हो, तो बच्चे बोलते हैं, क्योंकि मौखिक रूप से जब आप प्रश्न पूछते हो ना तब भी क्या है, बच्चा बोलता है, ठीक है। या कुछ भी टिप्पणी भी आप किसी विषय को लेकर चिंतन भी करवा सकते हो बच्चों में, है ना। उसके बाद में आता है पढ़ना। अब ये जो रीडिंग है, पढ़ना, तो पढ़ने के कौशल को वाचन करना भी कहा जाता है। अब देखो वाचन करना मतलब पढ़ना, तो पढ़ने के भी कई तरीके हैं ना मेरे दोस्त। कई जने जोर जोर से पढ़ते, है ना। जोर जोर से मतलब पाटेक सीखो, ऐसा जोर जोर से पढ़ना। और कई बच्चे क्या है, धीरे पढ़ते हैं। अब इसी को मैं कहूँ तो एक तो होता है सस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन, ठीक है। सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो ये 2 प्रकार का पढ़ना है, याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा इसमें है लिखना। अब लिखना है क्या, तो भाई लिखने से अशुद्धियों को ठीक किया जा सकता है। लिखने से सुन के लिखने का स्किल आता है। अब जब बात आती है लिखने की, है ना, तो लिखने के भी अनेक प्रकार हैं मेरे दोस्त। लिखने के 3 प्रकार पर मैं बात कर रहा हूं, नाम सुना होगा और आज के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख। सुलेख, श्रुतलेखन, अनुलेखन 3 प्रकार का लेखन है। और इन तीनों लेखन की मैं बात करूं तो सुलेख मतलब सुंदर लेख, और सुंदर लेख मतलब धीरे धीरे पुस्तकों को या जिस भी को कंटेंट को आपको देख के लिखना है, धीरे धीरे देख देख के जब आप लिखते हो ना, तो उसी को बोला जाता है सुलेख। जब हम बच्चों को होमवर्क देते हैं ना, तो बच्चों को अक्सर होमवर्क तो कहते ही हैं, बेटा होमवर्क लिख के लाना,
और इसके अलावा हम एक और शब्द का उपयोग करते हैं, बेटा सुलेख लिख के लाना, रोज रोज एक पन्ना सुलेख लिख के लाना है, सिलहेट में लावा चाहे कापी में लिख के लावा। तो वही सुलेख मतलब सुंदर लेख देख देख के, उसी को होमवर्क बोलते हैं। तो समझ गए सुलेख। उसके बाद आता है श्रुत लेखन। देखो श्रुत लेखन मतलब सुनकर लिखना भाई ना। आवर्तनी की अशुद्धियों को दूर कराने के लिए इस लेखन का उपयोग किया जाता है। अब अनुलेखन अर्थात अक्षरों का अनुरेखण, जब हम अक्षरों को देख देख कर जब हम लिखते हैं ना, ट्रेस करते हैं कह सकते हैं, तो ये अनुलेखन कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करता हूं भाषाई विचार पर, लैंग्वेज डिसएबिलिटीज पर। ठीक है, विकार है भाषाई विकार। भाषा के संबंध में अनेक जो है डिसेबिलिटीज है, अक्षमता होती है। बहुत सारे अक्षमता बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहली अक्षमता आती है अफेजिया। तो अफेजिया क्या है भाई? जब बच्चों को सुनने, समझने, बात करने में, भाषा के उपयोग करने में समस्या आती है, तो वो है अफेजिया। सही से बोल नहीं पाता, सही से सुन नहीं पाता, सही से समझ नहीं पाता। कई बच्चे आप देखोगे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये सभी अफेजिया के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया मतलब क्या है भाई? पढ़ने से संबंधित है ना। और डिसग्राफिया क्या होता है? तो फिर चलो शॉर्ट एंड स्वीट पर मैं बात कर रहा हूं ना। यहां डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, और डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी जो कठिनाई है। ठीक है। तो ये भाषाई विकार है भाई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में त्रिआयामी सिद्धांत पर बात करते हैं, और इस त्रिआयामी जो मेथड है उसको जॉन डीवी ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? जॉन डीवी ने त्रिआयामी का मेथड दिया है। तो शिक्षण में 3 आयाम होते हैं। क्या क्या? देखो भाई, आप सभी जान रहे हो ना। एक तो अध्यापक रहेगा, गुरुजी रहेगा, एक रहेगा बच्चे, विद्यार्थी, छात्र, और विषय वस्तु अर्थात पुस्तक जिसको पढ़ाना है। ये 3 चीजों का होना महती आवश्यक है। ठीक है, यही त्रिआयामी है। मतलब छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु। ठीक है, छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु, ये 3 चीजों का होना बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो याद रखना है भाई इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है। सभी साथी जो नए होंगे भाई, अभी जुड़े होंगे, वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो शिक्षण सूत्र पर मैं बात कर लूँ ना। इसके बाद टीचिंग जो मैक्सिम्स, शिक्षण जो सूत्र है तो अनेकों हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना भी शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल। देखो ज्ञात से अज्ञात मैंने पहले भी इसको बताया है। जो चीजें बच्चे जानते हैं, जैसे संज्ञा के उदाहरण हमने दिया, तो जो चीजें बच्चे जानता है उसको आप पहले बताओ, उसके बाद आप अज्ञात की ओर लेके चलना है। मूर्त मतलब ठोस, मूर्त मतलब ठोस। अब ठोस रूप में आप पहले बच्चों को बता दो, उसके बाद बच्चों को आप अमूर्त की ओर ले जाओ। सरल पहले बताओ, फिर जटिल की ओर बताओ। तो ये सभी शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सामग्री पर बात कर लूं मैं, तो शिक्षण सामग्री देखो इसमें आता है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, और दृश्य श्रव्य सामग्री, और क्रिया सहायक या सहायक शिक्षण सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री जिसको बोला जाता है। अब दृश्य सामग्री जिससे केवल और केवल दिखाई देता है, जैसे चार्ट। क्या चार्ट से आवाज निकलती है? नहीं निकलती, सिर्फ हम देख सकते हैं, उसको बोलते हैं दृश्य सामग्री। जैसे चार्ट हो गया, चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड। चार्ट मतलब खाए पिए की चार्ट नो है ना संगवारी हो, चार्ट CHART, समझे ना। तो कई जने के मुंह में पानी आ गया होगा। तो
ये चार्ट है मेरे दोस्त, ठीक है, ये दृश्य है। अब श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनाई दे, केवल और केवल सुनाई दे। जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, जिसमें केवल सुनाई देता है। अब बच्चों को सिखाना है तो इसका भी उपयोग कर सकते से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, ऐसा एक टेप रिकॉर्डर है आपके पास, रेडियो है। अब उससे वो म्यूजिक चल रहा है, वो आवाज आ रही है, बच्चे सीख रहे हैं, ये है। तीसरा आता है दृश्य श्रव्य। अब इसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, है ना, ये दोनों चीजें हैं। तो ये टीवी, अब टीवी में दिखाई भी देगा, मोबाइल वगैरह से आजकल हो रहा है ना भाई, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गया है, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल में ये सब रहता है। इसके अलावा क्रिया सहायक कुछ ऐसी भी सामग्री हैं जो सहायता करता है, वो भी इसमें आता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, इसमें भी अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र सभी हैं। श्रव्य में रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, और दृश्य श्रव्य में फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र, ये सभी जो है इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा क्रिया सहायक में किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यानों का भ्रमण, मतलब ये एक तरह से प्रत्यक्ष विधि की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाते हैं इसमें हम और बात करें मूल्यांकन पर और उपचारात्मक शिक्षण पर, कि मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है भाई, याद रखना, मूल्यांकन को बार बार भूल रहे हो आप सभी। तो मूल्यांकन क्या है, ये जो है जीवन पर्यंत का मतलब निरंतर कक्षा कक्ष में पढ़ाने के दौरान तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। मान लो मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ, साथ ही साथ जब मैं बच्चों का पढ़ाते पढ़ाते मूल्यांकन भी कर रहा होता हूँ, तो यही मूल्यांकन है। ठीक है, उसको आकलन कर रहा होता हूँ, तो ये मूल्यांकन है। और इसी में आता है आकलन क्या होता है। तो देखो, शिक्षक ने छात्र को जो सिखाया है, बच्चे कितना सीख पाया है। मतलब देखो, पढ़ाने के दौरान या पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का लिया गया आकलन ही मूल्यांकन कहलाता है। और आकलन बच्चों ने कितना सीखा, क्या सीखा, कहाँ तक सीख पाया, इसको जानना आकलन कहलाता है। इससे छात्रों की समस्या दूर होता है ना, उनके कमियों को जाना जा सकता है। ठीक है भाई, अब इसी में आता है डायग्नोसिस टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। तो जब किसी भी छात्रों की विषय में कार्य करने को देता है और उस कार्य को बच्चा नहीं कर पाता, मान लो हमने बच्चों को गाय पर निबंध लिखने को दिया, बच्चे ने गाय पर निबंध नहीं लिख पाया, बच्चा, उनको लिखने में कठिनाई हो गई, है ना। अब हम उनकी कठिनाइयों के पीछे की कारण को जानते। जैसे एक डॉक्टर जब मरीज डॉक्टर के पास में आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी उस बीमारी का पता लगाता है। तो वही बीमारी का पता लगाना ही क्या कहलाता है भाई, उनके कारणों को जानना ही निदान कहलाता है। ठीक है, अब रिमेडी करते हैं, उसका उपचार कर। बीमारी तो पता चल गया कि तोला फलाना है, वह तोला सर्दी है, खांसी है, बुखार है। अब बीमारी का पता चल गया, तब बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अर्थात बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, यही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, याद रखना भाई। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? देखो, इसमें आता है उपलब्धि परीक्षण एक। इसमें बच्चों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है कि कहाँ तक सीख पाया, कितना सीख पाया, क्या सीख पाया, उनकी दक्षता जानना कि कहाँ तक, मतलब जो मैंने सिखाया है वो बच्चा सीख पाया है,
कौशल को कितना अर्जित कर पाया, ये दक्षता परीक्षण है। अभिरुचि मतलब क्या है भाई, तो देखो शिक्षार्थी सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है कि नहीं रखता, सीखने के लिए उनमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, उस विषय के ज्ञान के लिए भी जरूरी है ना। विषय का ज्ञान तभी आएगा जब रुचि आएगी, है ना। तो ये सभी क्षेत्र जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता पर बात करता हूं। बहुभाषिकता क्या होता है, अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। देखो, तो बहुभाषिकता मतलब बहुत सारे भाषा। बहुभाषा मतलब एक कक्षा में जब कई सारे भाषा बोलने वाले बच्चे हो तो उस जगह पर हम कहेंगे कि यह कक्षा बहुभाषी कक्षा है। समझ रहे हो, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आती है। तो एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में मानता है, कमजोरी नहीं मानता। एनसीएफ जो राष्ट्रीय शिक्षा, देखो एनसीएफ जो है न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, वो जो है बहुभाषिकता को कमजोरी नहीं मानता बल्कि एक संसाधन के रूप में देखता है। तो बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना, और इसको एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे, तो इसमें क्या है, कई सारे भाषा बोलने वाले हैं, उसकी भाषा को वो सीख रहा है, उसकी भाषा को वो सीख रहा है। इससे क्या है, उनकी शब्द शक्ति विस्तृत हो रही है, बहुत सारे भाषाओं का भी उनको ज्ञान हो रहा है। इससे भाषा को सीखने में मदद मिल रही है। ठीक है, याद रखना है भाई बहुभाषिकता। बात करें इसी में पाठ्य पुस्तक क्या होता है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, तो कई संसाधनों में से टेक्स्ट बुक जो है भी एक संसाधन है। केवल एक संसाधन ही नहीं है बल्कि ये तो बच्चों को पढ़ाना है तो उसी के लिए विषय वस्तु का भी निर्धारण करता है। और याद रखना भाई, जो पाठ्य पुस्तक है वो अक्षर बड़े बड़े होना चाहिए, रंग बिरंगे होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फूलों को देखकर, रंग बिरंगे चित्रों को देखकर आकर्षित होते हैं। तो हमेशा पाठ्य पुस्तक रंग बिरंगे होने चाहिए। उसके जो भाषा है स्पष्ट बढ़िया शुद्ध होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। इसी में एक शब्द आता है त्रिभाषा सूत्र। अब त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो 1964-66 में जब कोठारी आयोग निर्मित किया गया तभी जो है त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। तो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। तीन भाषा कहता क्या है, पहली भाषा मातृभाषा हो, दूसरी भाषा हिंदी या राज्य में कोई और अन्य भाषा, अंग्रेजी या जो भी हो, और तीसरी भाषा में कोई और, मतलब तीन भाषा। बच्चों को तीन भाषा पढ़ाने पर जोर देना कोठारी आयोग के अनुसार यही त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। अक्सर आप देखोगे ना, जब प्राथमिक मिडिल स्कूलों में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, बच्चा एक तो हिंदी पढ़ेगा, दूसरा इंग्लिश पढ़ेगा, और तीसरा हमारे साइड की मैं बात कर रहा हूं ना, बच्चा संस्कृत पढ़ता है। और कई जगह है उर्दू पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, कन्नड़ पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा। मतलब तीन भाषा की संकल्पना जो है कोठारी आयोग ने दिया है, इसी को त्रिभाषा सूत्र कहा गया है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया चीजें? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने ज्यादा नहीं खींचा भाई, कम में ज्यादा करने की कोशिश किया है। आज की इस क्लास के बाद आपके भाषा शिक्षण पूरी तरीके से खत्म हो गया भाई। सी-टेट में कोई ज्यादा क्लासेस नहीं था, है ना, बहुत ही कम है। तो कम में हमने ज्यादा का प्रयास किया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम कुछ एमसीक्यूज भी आप सभी तक साझा करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? कौन से कार्य आप करोगे तो शब्दकोश सहायता नहीं करेगी?
मतलब वोकाबुलरी ना, डिक्शनरी की बात की जा रही। उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या लिखावट। लिखावट में सुधार करेगी क्या? नहीं करेगी मेरे दोस्त, है ना। चलो दूसरा प्रश्न देखो, इसमें प्रश्न 2 है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। अवबोध, समग्र जो भौतिक प्रतिक्रिया है, तो अवबोध कहां से आएगा भाई? सुनकर बोध होगा, अवबोध आएगा, है ना, श्रवण से। ठीक है भाई, अगले बात करते हैं हम। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ता है तो इसका तात्पर्य क्या है? जब बच्चा सिर्फ आनंद के लिए पढ़ रहा है तो वो सरसरी तौर पर पढ़ेगा, बारीकी से पढ़ेगा। देखो, गहनता से तो पढ़ेगा नहीं, विस्तार से तो पढ़ेगा नहीं, बारीकी से भी पढ़ेगा नहीं, तो आनंद कैसे मिलेगा? सरसरी भी पढ़ेगा नहीं तो कुछ तो आएगा ना भाई। आनंद लेने के लिए जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करोगे तो उससे आनंद नहीं मिलती, तो विस्तार से अध्ययन करना। अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 4, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा खाली स्थान के रूप में देखे जाते हैं। किस रूप में देखे जाते हैं भाई? तो द्विभाषी बच्चों में बहुधा देखे जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगला बात करूं मैं यहाँ, भाषा की आधारभूत संकल्पना या आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है भाई? आधारभूत जो संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्वनिम कहा जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की 6वां में, है ना। चलो तो देखो, बहुविकल्पी प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्न का मिलान करो और आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिसमें हम बहुधा खाली स्थान परीक्षणों में देखते हैं। तो किसमें देखते हैं भाई? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, पत्र लेखन, मौखिक या निबंध। किसके रूप में देखते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में देखते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न देखो, इसमें यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हो तो आपको किसकी आवश्यकता होगी भाई? शब्दों के समानार्थी और विपरीत आप जानना चाहते हो तो शब्दकोश संकलन, शब्द समूहों का सूची कोश या उच्चारण निर्देशिका। तो ये शब्द समूहों का सूची कोश आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 8वां देखो, वर्ण शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी खाली स्थान को सुधारने में मदद करता है। तो किसको सुधारने में भाई? पठन, शब्द संपदा, तो भाई लेखन वाचन, तो उत्तर है भाई बी, शब्द संपदा को सुधारने में। जो वर्ग पहेलियां होती है ना, शब्द संपदा मतलब शब्दों का कितना उसको ज्ञान है, संपन्न कितना है वो शब्द की दृष्टिकोण से। सुश्री सुधी, देखो भाई सुधीना ना, क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं ना मैं। तो सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है, मैडम है, एक शिक्षिका है। अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के खाली स्थान को पुष्ट कर रही है। श्रवण और वाचन कौशल, तो भाई नाम से स्पष्ट है, पहले मैडम बोल रही है फिर बच्चे दोहरा रहे हैं, मतलब बच्चे सुन रहे हैं और वाचन कर रहे हैं, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं को, संवेगों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के कौन से प्रकार का प्रयोग कर रही है? सूचनात्मक, निर्देशात्मक, व्यंजक या अर्थपूर्ण या विकास मूलक। मतलब वो अपनी भाषा को बता रहा है ना, तो व्यंजक या अर्थपूर्ण भाषा का वो उपयोग कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में
श्रुत लेखन के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की कौन सी क्षमता में सुधार कर रहे हैं? श्रुत लेखन ना, तो लेखन और श्रवण में, पठन और लेखन में, श्रवण एवं पठन में। तो किसमें भाई? श्रवण एवं लेखन। मैंने पहले भी कहा श्रुत लेखन मतलब सुनकर लिखना, तो सुनकर मतलब श्रवण और लिखना मतलब लेखन, तो बी तो इसका उत्तर आ जाएगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 12वां प्रश्न। तो पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। तो पठन को प्रभावित करने वाली क्या विकलांगता भाई? लेखन, पठन वैकल्य, गणन वैकल्य, आचरण वैकल्य। तो पढ़ने की संबंध में यहाँ पर बात हो रही है, तो पठन वैकल्य होगा, है ना। पठन मतलब डिसलेक्सिया। ठीक है। आगे है देखो 13वां ना, क्वेश्चन नंबर 13। सुश्री परवीन, देखो परवीन कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पीछे पीछे दोहराएं। मतलब जो मैडम है वो अपनी कक्षा के बच्चों से ये अपेक्षा कर रही है कि मैं जो भी बोल रहा हूं बच्चे मेरे पीछे दोहराए। अब ये परवीन मैडम क्या चीज का अनुसरण कर रही है? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने के ड्रिल का, या अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल का? तो पुनरावृत्ति ड्रिल का उपयोग कर रही है। पुनरावृत्ति मतलब पुनः उसी चीज को दोहराना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 14 पर बात करते हैं भाई। देखो सस्वर पठन गतिविधियां हैं। अब सस्वर पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच जाएं पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या किसके लिए लाभदायक है? प्रश्न है ए। तो पढ़ना सीखना जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये जो लाभदायक है। कौन सा? सस्वर मतलब भाई स्वस्वर वो पढ़ेगा, मतलब जोर जोर से वो पढ़ेगा। शिक्षक सुन रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो हम देखेंगे बच्चा जैसे स्त्रोत लिखा है, अब बच्चे शुरू पढ़ना सीख रहा है, स्त्रोत को आस्रोत बोल रहा है ना। तो इसके इसी कमी को हम क्या करेंगे भाई? सुधारेंगे। वो स्वस्वर पढ़ेगा, तो जो बिगिनर बच्चे हैं, पढ़ना लिखना जो शुरू करने वाले बच्चों के लिए लाभदायक है। ठीक है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? अब उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाना चाहिए? तो कब दिया जाना चाहिए भाई? देखो, विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हो तब, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहा हो तब, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हो तब, या विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पाठ का आनंद। तो भाई बच्चे जब समझ नहीं पाता तब क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या? जब बच्चा अवधारणा को समझ ना पा रहा हो तब हम उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग करते हैं। प्रश्न 16, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा मतलब मातृभाषा की बात की जा रही है। अब जब मातृभाषा की बात की जा रही है तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? सही है। प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, या यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। तो जो प्रथम भाषा है अर्जन के लिए कौन सा सही है? तो कौन सा सही है भाई? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। मैंने कहा है प्राकृतिक रूप से अर्जित करने का क्या तात्पर्य है? मतलब बच्चे स्वतः इस भाषा को सीख जाता है, जो भाषा अर्जित करते हैं उसमें, है ना। चलिए प्रश्न 17 देखो, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
व्यवहारवादी उपागम या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये है सामाजिक संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रश्न 18वां देख लेते हैं मेरे दोस्त। 20 प्रश्न बस करेंगे ना। निपुण भारत का अभियानश उद्देश्य निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन और लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त करें। यह बच्चे कब तक? तो विद्यालय में प्रवेश करें, कक्षा 3 में पहुंच जाए, कक्षा 6, कक्षा 8। तो कक्षा 3 के बच्चों की निपुण भारत अभियान के तहत ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है ना भाई, इसकी जिक्र याद रखना। 19वां, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। भाषा में देखो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? तो स्वनिम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन में हम इसको लास्ट क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, तो जब शिशु 2-3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? बबलाना, निकलना, एक शब्दी बुदबुदाना या रूप विधान। तो क्या कहेंगे मेरे दोस्त? किलकना, कल्पत है, किलकना बोलते हैं। कुहकना, कुहुकना, कुहकने लगता है ना बच्चा। 6 माह तक का बच्चा तो कुहकने ही लगता है भाई, है ना। बबलाने की क्रिया तो 6 माह के बाद होती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन जो कि आज के इस महामैराथन की कक्षा में हम लिए। आई होप आज की सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके छूटे हुए हैं, उस पॉइंट को आप अलग से देख सकते हैं और हमने बेहतर से बेहतर जो करने का प्रयास जो है इस सेशन में किया है। चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।